न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। आपको बता दें, दिल्ली के प्रगति मैदान में ये बैठक होगी। थोड़ी ही देर में ये बैठक होने वाली है। बैठक में सभी राज्यों के सीएम शामिल होंगे। इसके साथ ही दिल्ली स्थित यूपी सदन त्रिवेणी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। नए संसद भवन के उद्घाटन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, कल नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा और इसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नीति आयोग की गवर्निंग बैठक और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। थोड़ी देर में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। हालांकि इसको लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। पीयूष, क्या जानकारी इस पूरी बैठक को लेकर, कितनी देर में बैठक शुरू होगी? देखिए, अगर हम बात करें तो इस वक्त हम वहीं पे मौजूद है जहां पे ये बैठक होने वाली है। प्रगति मैदान में ये बैठक हो रही है और यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पे पोस्टर बैनर जो है वो लगाए गए हैं कि जो 8वीं बैठक है नीति आयोग की वो यहाँ पे कराई जा रही है। इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पहुंचने का भी सिलसिला जारी है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के कड़े जो इंतजाम है वो किए गए हैं। थोड़ी देर में संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे पहुंचेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो जो गृह मंत्री अमित शाह है वो थोड़ी देर पहले पहुंचे। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, करीब 10 मिनट पहले दोनों ही मुख्यमंत्री यहां पे पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पे पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से नीति आयोग की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2047 तक किस तरीके से भारत को और विकसित करना है, इसको लेकर यहाँ पे चर्चा होगी। इसके लक्ष्य को लेकर खासतौर पर चर्चा होगी और सभी उस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी जो भारत में कहीं ना कहीं जिसका योगदान रहा है। और आपको तस्वीरों में दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, जो नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे, वो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उनका काफिला लगातार यहाँ पे पहुंच रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस नीति आयोग की बैठक में चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें या जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विजन रहा है आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर, यहाँ पे आप देखिए तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पे पहुंचने उनके शुरू हो गए हैं, वो पहुंच रहे हैं। संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यहां पे पहुंचेंगे। तो जब भी नीति आयोग की बैठक होती है तो प्रधानमंत्री कोई नया मूल मंत्र जरूर देते हैं कि किस तरीके से भारत को और आगे लेकर जाना है, क्योंकि 9 साल भी मोदी सरकार के पूरे हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जितने मुख्यमंत्री हैं, चूंकि इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि कई मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बायकॉट भी किया है, जो विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ मुख्यमंत्री जरूर यहां पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन आप देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें, ये लोग इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उनके प्रतिनिधि जरूर यहां पे शामिल होंगे। इस नीति आयोग की बैठक में निश्चित रूप से चर्चा की जाएगी कि भारत को और विकसित किस तरीके से बनाया जाए और उसके लिए क्या कुछ नए इंतजाम किए जा सकते हैं। इसके साथ ही जब मुख्यमंत्री जब अपने राज्यों के बारे में बताएंगे तो मुख्यमंत्री भी अपने अपने राज्यों के बारे में बताएंगे कि अभी क्या कुछ उनके राज्यों में स्थिति है और प्रधानमंत्री को सीधे तौर पे इससे अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही एक खाका तैयार किया जाता है जब भी नीति आयोग की बैठक होती है कि किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को और भी सुदृढ़ किया जा सके और भी बेहतर किया जा सके। निश्चित रूप से 8वीं जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है
लेकिन तमाम जो पीयूष, ये तैयारियां हैं, बहुत पूरी कर ली महत्वपूर्ण गई है। बैठक थोड़ी देर है, में प्रधानमंत्री लेकिन नरेंद्र कई राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने इस बैठक का बॉयकॉट किया है। यहां तक कि जहां आप मौजूद हैं वहां के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बॉयकॉट किया है। ये किस तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि एक पार्टी की बैठक नहीं है, यहां पर ये प्रगति की बैठक है। किस तरीके से 2047 तक, माफ कीजिएगा, किस तरीके से विकासशील देश जो हमारा बन रहा है उसको विकसित बनाया जाए और किस तरीके से प्रगति के पथ पर लाया जाए, ये तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। इसको अब किस तरीके से देखा जाए, इसको क्यों सियासत का रंग रूप दिया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीति आयोग की बैठक कोई राजनीतिक बैठक नहीं होती है और इसमें देश के विकास को लेकर एक खाका तैयार किया जाता है। तो सवाल जरूर खड़े होंगे जिन मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बायकॉट किया है, लेकिन तमाम मुख्यमंत्रियों के स्टेटमेंट भी में आया। कई मुख्यमंत्रियों का कहना है कि हम निजी कार्यों में व्यस्त हैं, अब हम राज्यों के कार्यों में व्यस्त हैं, इस वजह से हम सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को काम करने नहीं देना चाहते हैं और नीति आयोग की बैठक में आकर क्या होगा, कहीं ना कहीं फोटोग्राफी होगी, फोटो खिंचाया जाएगा और मैं कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित नहीं होने जा रहा हूं। इसके साथ ही तमाम जो मुख्यमंत्री हैं जो सम्मिलित नहीं हो रहे हैं इस बैठक में, निश्चित रूप से अलग अलग कारण जरूर बता रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर राजनीतिक जो देश है या राजनीतिक जो द्वंद्व है वो कहीं ना कहीं इस बैठक में भी देखने को मिल रहा है और इसका बायकॉट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से दिल्ली के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो हाल ही में जब दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच जो अनबन चल रही थी, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर चली आई, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री थोड़े बहुत नाराज जरूर आ रहे हैं और संभवतः बताया जा रहा है कि इसी कारणवश शायद वो इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेकिन और राज्यों की जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। खासतौर पे अगर हम बात करें तो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन कांग्रेस के जो कांग्रेस शासित जो राज्य है उनके मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और कांग्रेस ने सीधे तौर पर एक परिपक्व राजनीतिक दल होने का कहीं ना कहीं परिचय भी दिया है और कहा है कि जो नीति आयोग की बैठक होती है वो देश हित में होती है और राजनीतिक जो विचारधारा है वो हमारी मैच नहीं कर सकती है। हम बीजेपी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन देश हित में जितनी भी बैठकें हैं हम कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित होंगे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का अलग रुख है, अलग स्टैंड है, लेकिन कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं जुबानी तौर पे टारगेट कर रही है और इस बैठक का विरोध कर रही है, यानी कि उस बैठक में सम्मिलित नहीं हो रही है। लेकिन नीति आयोग की चूंकि बैठक थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी तो एक खाका तैयार किया जाएगा कि 2047 तक किस तरीके से भारत को खासतौर पे आत्मनिर्भर बनाया जाए, भारत की विदेश नीति को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे राज्य जहां से कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था ज्यादा कहीं ना कहीं रहती है वहां पे उसको उस राज्य को और किस तरीके से बूस्ट किया जाए। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो इन राज्यों में जिस तरीके से विकास हो रहा है तो 2047 तक क्या कुछ लक्ष्य रखा जाए कि इस विकास को और भी आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि जब मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए तो आपने देखा कि मोदी सरकार ने किस तरीके से बताया कि देश के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से एम्स को खोला गया, इसके अलावा रेलवे के सेक्टर में वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई गई, स्टेशनों को बेहतर किया गया। इसके साथ ही आपने देखा कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में जिक्र करते हैं, स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में जिक्र करते हैं। तो नीति आयोग की जो बैठक होगी, निश्चित रूप से नीति आयोग के तमाम अधिकारी भी कहीं ना कहीं जो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो अगर हम बात करें मुख्यमंत्री हैं वो जो इस बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब नीति आयोग की बैठक होती है तो प्रधानमंत्री जब भी मन से बोलते हैं तो हर उस स्टेट के बारे में वो चर्चा करते हैं, हर उस स्टेट के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस स्टेट की, उस राज्य की क्या कुछ रिपोर्ट है अभी तक, किस तरीके से उस राज्य की अर्थव्यवस्था बिल्कुल, और इसीलिए इस बैठक में तमाम तरीके की रिपोर्ट्स ली जाएंगी और ये देखा जाएगा कि क्या कुछ काम इन राज्यों में करने हैं और इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि 2047 तक किस तरीके से देश को विकसित किया जाए। पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। आगे बढ़ते दिल्ली से एक खबर आपको बताते हैं। पहलवानों की याचिका पर सुनवाई आज है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पहलवानों की याचिका पर सुनवाई होनी है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच की यूडब्ल्यू मांग, आपको बता दें यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग यहां पर की गई है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस आज कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेगी। हालांकि कोर्ट में अब तक जांच की जो रिपोर्ट है
वो दाखिल करेगी, ये जानकारी मिल रही है। पहलवानों ने बृजभूषण पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप और तभी से ही धरने पर ये बैठे हुए हैं। हालांकि ये ना 2.0 है, क्योंकि इससे पहले धरने पर बैठे हुए थे। हालांकि उस समय उनको आश्वासन मिला, जिसके बाद वो धरना खत्म करके चले गए, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने धरना दिया। इस बार कई राजनीतिक दल इस धरने में शामिल भी हुए और अब आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का। पीयूष लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। पीयूष, क्या कुछ आज माना जाए, आज सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ होगा, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे ये पूरी सुनवाई होगी? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो करीब 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया जब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चूंकि ये प्रदर्शन पार्ट 2 बताया जा रहा है और पहलवान भी इस मूड में है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो धरने प्रदर्शन से नहीं हटेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ये कह दिया कि आप लोग कह रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। आप लोग कह रहे थे कि महिला पहलवानों ने जिन्होंने शिकायत दर्ज की थी दिल्ली पुलिस ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी, दिल्ली पुलिस ने उन्हें सुरक्षा भी दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अगर आपको अन्य कोई शिकायत है तो आप मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराइए और निचली अदालत का दरवाजा खटखटाइए, एक प्रक्रिया होती है उसका पालन करिए। पहलवान इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट जाते हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट में जाकर पहलवान कहते हैं कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लेट लतीफी कर रही है। दिल्ली पुलिस अपना बयान देती है और दिल्ली पुलिस राउज एवेन्यू कोर्ट में बताती है कि दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से इसमें कार्रवाई की है और दिल्ली पुलिस उस कमेटी की रिपोर्ट को भी देख रही है जो पहले प्रदर्शन के दौरान पहलवानों के सरकार की ओर से बनाई गई थी। उसके बाद मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होती है और पहलवान कहते हैं कि दिल्ली पुलिस सीआरपीसी की 164 के तहत बयान दर्ज नहीं करती है, नहीं कर रही है महिला पहलवानों की शिकायत पर। इसके बाद दिल्ली पुलिस महिला पहलवानों जिन्होंने शिकायत की थी सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कर लेती है। पूरी तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में पहलवान अपना पक्ष रख रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस भी चूंकि अपना पक्ष रख रही है। बृजभूषण शरण सिंह की ओर से भी कहा जा रहा है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह का कोई पक्ष ना सुना जाए तब तक जो कोर्ट है वो किसी भी तरीके से फैसले पर ना पहुंचे। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, तब देखना होगा कि पहलवानों की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ दलीलें दी जाती है राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की ओर से क्या कुछ राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि आपने देखा कि जिन पहलवानों ने पहले प्रदर्शन के दौरान कहा था कि हम किसी भी तरीके से इस प्रदर्शन का राजनीतिकरण नहीं होने देना चाहते, यहाँ तक कि जब पहले प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक नारे कहीं ना कहीं वहां से लगे थे पहलवानों के प्रदर्शन के बीच में से, तो पहलवानों ने उस कई नेताओं को मंच से उतार दिया था। लेकिन इस प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो पहलवान लगातार अपील कर रहे हैं कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी लेकिन राजनीतिक के जो दल हैं वो सामने आए। हालांकि आज कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आएगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी, आप ये नजर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से एक खबर आपको बताते हैं। कानपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन, आपको बता दें नए टर्मिनल का उद्घाटन पर पीएम मोदी का ट्वीट भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश और कानपुर को बहुत बहुत बधाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है। इसके साथ ही लोगों के हवाई सफर को और आसान बनाएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि वही इससे कई नए अवसरों का भी निर्माण होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, आपको बता दें कि इसमें शुभकामनाएं यहां पर दी गई है। तो कानपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया है। उत्तर प्रदेश और कानपुर को इसके लिए बहुत बहुत बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट के जरिए, देखिए अब ये ट्वीट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन्होंने इस ट्वीट के जरिए ये लिखा भी है कि ये जो हवाई सफर है ये और भी ज्यादा आसान बनाएगा लोगों के लिए। और ये देखिए ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें बहुत बहुत बधाई। कानपुर एयरपोर्ट पर सुविधाओं का यह विस्तार जहां लोगों के हवाई सफर को और ज्यादा आसान बनाएगा, वहीं इससे कई नए अवसरों का भी निर्माण होगा। वहीं गाजियाबाद से खबर है जहां अवैध रूप से लिंग परीक्षण के गैंग का खुलासा हुआ है। अल्ट्रासाउंड मशीन से चल रहा था अवैध धंधा।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 आरोपियों को इसमें पकड़ा है। एक घर में कर रहा था लिंग परीक्षण का काम। इसके साथ ही आपको बता दें कि पोर्टेबल गिरफ्तार साहिबाबाद के डीएलएफ इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीर भी अब आपको दिखा रहे हैं। यहां आपको बता दें कि बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अवैध रूप से लिंग परीक्षण के गैंग का खुलासा हुआ है। अल्ट्रासाउंड मशीन से अवैध धंधा चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 आरोपियों को इसमें पकड़ा है। एक घर में कर रहा था लिंग परीक्षण का काम। पोर्टेबल मशीन समेत 12वीं पास कर्मचारी इसमें गिरफ्तार। साहिबाबाद के डीएलएफ इलाके का ये पूरा मामला और यहां गिरफ्तारी हुई। उन्होंने हमको बताया था कि शालीमार गार्डन के डीएलएफ कॉलोनी में अवैध लिंग निर्धारण के वाले अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं। हम हमारी टीम, प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ छापा मारा गया, जिसमें हमने उसको रंगे हाथों अल्ट्रासाउंड मशीन सहित पकड़ लिया। कितने लोग को गिरफ्तार किया गया है, क्या क्या वहाँ से बरामद हुआ? उसमें अल्ट्रासाउंड करने वाला मिस्टर पीके त्यागी, जो अपने आप को सो कॉल्ड डॉक्टर बताता है, तो एक मिस्टर राजीव गोयल जो मकान में रहता है, इनको पकड़ा गया। कितने और लोग इन्वॉल्व हैं? एक इसमें फिरोज नाम की महिला और रहती है और उसको भी पकड़ा गया। सर, क्या कोई इनसे पैसे भी बरामद किए गए हैं? हाँ, जो हमारी डकैती उससे जो अल्ट्रासाउंड के पैसे दिए गए थे वो बरामद किए। सर, कितने की रकम बरामद की गई है? आई थिंक 15,000 रुपये। सर, क्या लगता है जिस तरीके से ये प्रकरण सामने आ रहा है, स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से देख रहा है? हम लोग इस तरीक़ा से जो लिंग निर्धारण में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे, हम उनको सूनर और लेटर बहुत जल्दी पकड़ के जेल भेजते हैं। तो ऋषभ भारद्वाज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। ऋषभ, यहाँ पर अवैध रूप से ये जिस तरीके से लिंग परीक्षण किया जा रहा था, इसके गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 12वीं पास एक कर्मचारी भी इसमें पकड़ा गया है। जी बिल्कुल, देखिए कल स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने छापा मारा था अल्ट्रासाउंड सेंटर पे, जहां 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और पहले बाकायदा स्वास्थ्य विभाग ने अपना आदमी भेज के पूरी तरह पक्का किया कि यहाँ जांच होती है या नहीं होती है। बाकायदा उससे 15,000 रुपए भी लिए गए और उसके बाद में पुलिस ने और स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा, जहाँ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जो अपने आपको डॉक्टर बताता रहा, महज वो 12वीं पास है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और गाजीपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लग गई है। बदमाश ने पुलिस पर चेकिंग के दौरान फायर किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। सदर कोतवाली के चौकिया ओवरब्रिज का ये पूरा मामला है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस बदमाश का जो साथी है वो मौके से फरार हो गया, फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस उसकी तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। तो ये मुठभेड़ यहां पर हुई। बताया जा रहा है कि पहले तो बदमाशों ने पुलिस पर चेकिंग के दौरान फायर किया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लग गई, जिससे वो घायल हो गया। हालांकि उसके बाद इस बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बदमाश के साथ उसका साथी भी था, जो भागने में सफल रहा। सदर कोतवाली के चौकिया ओवरब्रिज का ये पूरा मामला है। मऊ जनपद के 2 बदमाश काली पल्सर मोटरसाइकिल से गाजीपुर की सीमा में प्रवेश किए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। इस सूचना पर पूरे जनपद में चेकिंग कराई जा रही थी। चेकिंग के दौरान हमारे सारे एसओजी प्रभारी सब लोग ग्राउंड में थे और चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान ही कोतवाली थाना अंतर्गत नसीरपुर मोड़ पे इन बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस पार्टी को देखते हुए बदमाशों ने फायर किया। जवाब में पुलिस ने फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश इंजर्ड हुआ है। दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा है, जिसकी हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। सर्च जारी है हमारी। घायल बदमाश को हम लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया है और जानकारी उनसे जब पूछताछ हुई, प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी हुई कि उसका नाम मृत्युंजय राजभर है और जो भागा हुआ बदमाश है वो शिवम उर्फ परमहंस है। ये पहले भी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही, पहले भी लूट में कई घटनाओं में शामिल रहे हैं और इनके पास से एक बिना नंबर
वहीं कानपुर से खबर है, जहां थाना मूलगंज क्षेत्र के चौबे गोलई में आपको बता दें कि यहां पर गोली चली है और पूर्व पार्षद के भाई को यहां गोली मारी गई है। हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि घायल भोलू जबर हत्या के मामले में पहले ही जेल जा चुका है। घायल को उर्सला अस्पताल में हेलट रेफर कर दिया गया है। पूर्व पार्षद मन्नू रहमान का भाई है भोलू जबर, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, हमलावरों को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार, ये डीसीपी की तरफ से कहा गया है। तो गोली चली है, आपको बता दें। हालांकि हमलावरों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, इसकी बात की जा रही है। थाना मूलगंज क्षेत्र के चौबे गोला में गोली चली है। आपको बता दें कि पूर्व पार्षद के भाई को गोली मारी गई है। हालत फिलहाल नाजुक है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल भोलू जबर हत्या के मामले में पहले ही जेल जा चुका है। घायल को उर्सला अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्व पार्षद मन्नू रहमान का भाई है भोलू जावर, और आपको बता दें कि हमलावरों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, डीसीपी की तरफ से ये बोला गया है। हालांकि जांच की जा रही है पूरे मामले की, लेकिन जैसे ही गोली चली, अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन कर रही है और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गोरखपुर से खबर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत हो रहे रोइंग के मुकाबले। आपको बता दें कि आज से 31 मई तक हो रही है आयोजित ये प्रतियोगिता। देश भर में 26 यूनिवर्सिटी के 256 खिलाड़ी कर रहे हैं प्रतिभाग। हिट इवेंट में पुरुष और महिला वर्ग में सिंगल स्कूल प्रारंभ रामगढ़ झील में आरंभ हुए हैं रोइंग प्रतियोगिता। ये तस्वीर भी हम आपको अब दिखा रहे हैं, तस्वीर आप देखिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, और आपको बता दें कि इसके तहत यहां पर कई मुकाबले खेले जा रहे हैं। रोइंग के मुकाबले इसके तहत हो रहे हैं। आज से 31 मई तक हो रही है आयोजित प्रतियोगिता, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही देश भर के 26 यूनिवर्सिटी के 256 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। आप गोरखपुर पहली बार आए? हाँ जी सर। हाँ, कैसा लगा गोरखपुर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री का ये शहर है। हाँ जी। और इस शहर के बारे में क्या कहोगे? मुख्यमंत्री ने कितना काम किया है? बहुत अच्छा है सर, इतना अच्छा स्टेडियम बनाया है। हाँ। और ये सारी फैसिलिटी अच्छी है, पानी, बोट, सारा कुछ बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। क्या करके जाओगे? जीत के जाओगे? जीत। हौसला हमारे मैम सर हैं हमारे साथ, हौसला ही हौसला है हमें। हाँ। क्या जी ट्रॉफी लेके जानी है? जी, कोशिश जरूर पूरी है हमारी। अच्छा, गोरखपुर आए हो तो किस तरह से गोरखपुर के देखे हो? अपने वहाँ आपके मध्य प्रदेश हो या पंजाब हो, यहीं भी हो, वहाँ से और यहाँ का अंतर क्या है? अंतर तो कोई नहीं है, फैसिलिटी सेम है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया कि नहीं किया? मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी हैं हमें, पूरी खेलो इंडिया टीम्स को। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।